Hello everyone. Welcome back to Medical Education Hub. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसल गैंग्लिया एंड लिम्बिक सिस्टम को एक डीप एनाटॉमिकल और फंक्शनल पर्सपेक्टिव से। ये टॉपिक न्यूरो एनाटॉमी का बहुत ही हाई यील्ड और क्लिनिकली इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसल गैंग्लिया असल में सब कॉर्टिकल ग्रे मैटर न्यूक्लियाई का एक ग्रुप होते हैं जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर डीपली लोकेटेड होते हैं। ये न्यूक्लियाई वाइट मैटर के बीच में एम्बेडेड होते हैं और डायरेक्टली सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ फंक्शनल कनेक्शंस बनाते हैं। बेसल गैंग्लिया का प्राइमरी काम होता है वॉलंटरी मूवमेंट का रेगुलेशन। ये मसल्स को डायरेक्टली सिग्नल नहीं भेजते बल्कि मोटर कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करते हैं ताकि मूवमेंट स्मूथ, कंट्रोल्ड और पर्पसफुल हो। नाम से लगता है जैसे बेसल गैंग्लिया एक सिंगल स्ट्रक्चर हो, लेकिन असल में ये मल्टीपल न्यूक्लियाई का फंक्शनल ग्रुप होता है। ये न्यूक्लियाई मिलकर मूवमेंट इनिशिएशन, मूवमेंट इनहिबिशन, मसल टोन और पोस्चर मेंटेनेंस में रोल प्ले करते हैं। बेसल गैंग्लिया के मेन कंपोनेंट्स होते हैं कॉर्डेट न्यूक्लियस, प्यूटामेन, ग्लोबस पैलिडिस, सबथैलेमिक न्यूक्लियस और सबस्टेंशिया नाइग्रा। इनमें से कुछ न्यूक्लियाई टेलेनसेफेलॉन का पार्ट होते हैं और कुछ डायनसेफेलॉन और मिड ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामेन मिलकर एक इंपॉर्टेंट फंक्शनल यूनिट बनाते हैं जिसे स्ट्रायटम कहा जाता है। स्ट्रायटम बेसल गैंग्लिया का प्राइमरी इनपुट स्टेशन होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आने वाले मैक्सिमम एक्साइटेटरी सिग्नल्स सबसे पहले स्ट्रायटम में ही एंटर करते हैं। एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉर्डेट न्यूक्लियस लेटरल वेंट्रिकल के साथ एक सी शेप्ड कोर्स फॉलो करता है। इसका हेड एंटीरियर हॉर्न के पास, बॉडी वेंट्रिकुलर बॉडी के साथ और टेल टेम्पोरल हॉर्न के पास होता है। प्यूटामेन कॉर्डेट के लेटरल साइड पर होता है और दोनों के बीच इंटरनल कैप्सूल लोकेटेड होता है। फंक्शनली कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामेन ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं। दोनों मूवमेंट प्लानिंग, मूवमेंट सिलेक्शन और इनिशिएशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसी वजह से इन दोनों को मिलाकर नियोस्ट्रायटम भी कहा जाता है। अब बात करते हैं ग्लोबस पैलिडिस की। ग्लोबस पैलिडिस प्यूटामेन के मीडियल साइड पर लोकेटेड होता है और कंपैरेटिवली पेल कलर का होता है क्योंकि इसमें मायलिनेटेड फाइबर्स ज्यादा होते हैं। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक्सटर्नल सेगमेंट और इंटरनल सेगमेंट। ये स्ट्रक्चर बेसल गैंग्लिया का मेजर आउटपुट रेगुलेटर होता है। स्ट्रायटम से आने वाले इनहिबिटरी सिग्नल्स ग्लोबस पैलिडिस पर एक्ट करते हैं और यहीं से इंफॉर्मेशन आगे थैलेमस तक फॉरवर्ड होती है। इसका मतलब यह है ग्लोबस पैलिडिस मूवमेंट के फ्लो को कंट्रोल और फाइन ट्यून करता है। सबथैलेमिक न्यूक्लियस डायनसेफेलॉन का एक छोटा लेकिन बहुत पावरफुल न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस ग्लोबस पैलिडिस के साथ स्ट्रॉन्ग एक्साइटेटरी कनेक्शंस बनाता है और मूवमेंट सप्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस न्यूक्लियस का लीजन सिवियर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स कॉज कर सकता है। सबस्टेंशिया नाइग्रा मिड ब्रेन में लोकेटेड होती है और दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, पार्स कॉम्पैक्टा और पार्स रेटिकुलारिस। पार्स कॉम्पैक्टा डोपामीन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स से रिच होती है और बेसल गैंग्लिया सर्किट्स के मॉड्यूलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है। डोपामीन बेसल गैंग्लिया के सर्किट्स को बैलेंस में रखता है। इसी न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू मूवमेंट स्मूथ और कंट्रोल रहता है। इसीलिए सबस्टेंशिया नाइग्रा बेसल गैंग्लिया सिस्टम का फंक्शनल हार्ट माना जाता है। इन सब न्यूक्लियाई को अगर एक साथ देखें तो बेसल गैंग्लिया एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क बनाते हैं जो मोटर कॉर्टेक्स के सिग्नल्स को रिफाइन करता है और अननेसेसरी मूवमेंट्स को सप्रेस करता है। ये सिस्टम एंश्योर करता है कि हम जो मूवमेंट परफॉर्म करते हैं वो एक्यूरेट हो, स्मूथ हो और एनर्जेटिकली एफिशिएंट हो। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं बेसल गैंग्लिया के एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल यूनिट के बारे में, स्ट्रायटम। देखो, जब हम स्ट्रायटम बोलते हैं ना, तो ये कोई एक सिंगल न्यूक्लियस नहीं होता। ये एक्चुअली दो स्ट्रक्चर्स का फंक्शनल कॉम्बिनेशन होता है, कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामेन। ये दोनों स्ट्रक्चर्स एनाटॉमिकली थोड़े अलग अलग दिखते हैं, बीच में इंटरनल कैप्सूल आता है, लेकिन फंक्शनली दोनों एक यूनिट की तरह काम करते हैं।
इसीलिए इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं स्ट्राइटम। अगर इमेज को ध्यान से देखो, तुम्हें कॉर्डेट न्यूक्लियस मीडियल साइड में लैटरल वेंट्रिकल के पास दिखेगा और प्यूटामेन लैटरल साइड में ग्लोबस पैलिडस के बाहर की तरफ। ये जो इंटरनल कैप्सूल बीच में दिख रहा है ना, ये सिर्फ फाइबर्स का बंडल है। ये फंक्शन को सेपरेट नहीं करता, सिर्फ स्ट्रक्चर को सेपरेट करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्राइटम इज इक्वल टू मेन इनपुट सेंटर ऑफ बेसल गैंग्लिया। ये लाइन याद रखना क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बेसल गैंग्लिया के सारे न्यूक्लियाई में से मैक्सिमम इनपुट सबसे पहले स्ट्राइटम को मिलता है। इनपुट कहां से आता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, ऑलमोस्ट पूरे कॉर्टेक्स से, मोटर कॉर्टेक्स, प्री मोटर, सप्लीमेंट्री मोटर, एसोसिएशन एरियाज। और दूसरा मेजर इनपुट आता है सबस्टेंशिया नाइग्रा, पार्स कॉम्पैक्टा से। यहीं पर डोपामीन का गेम स्टार्ट होता है, पर उसको हम नेक्स्ट वीडियोज में डिटेल में देखेंगे। स्ट्राइटम के अंदर जो मेन न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो होते हैं मीडियम स्पाइनी न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स गाबार्जिक होते हैं, मतलब इनहिबिटरी। और यहीं से डायरेक्ट पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे का कॉन्सेप्ट निकलता है, जो मूवमेंट को फैसिलिटेट या इनहिबिट करता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो स्ट्राइटम डिसाइड्स कौन सा मूवमेंट अलाउ करना है और कौन सा सप्रेस करना है। इसीलिए स्ट्राइटम को बोलते हैं गेट कीपर ऑफ मूवमेंट। अब एक छोटा सा क्लिनिकल कोरिलेशन सोच लो। अगर स्ट्राइटम प्रॉपरली काम ना करे तो मूवमेंट स्मूथ नहीं होती। कभी एक्सेसिव मूवमेंट, कभी रिजिड मूवमेंट, कभी इनवॉलंटरी जर्की मूवमेंट्स। और इसी कॉन्सेप्ट से निकलते हैं डिसऑर्डर्स जैसे पार्किंसन डिजीज, हंटिंगटन डिजीज और कई हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर्स। बेसल गैंग्लिया का फंक्शनल रोल स्पेसिफिक न्यूरल सर्किट्स के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। ये सर्किट्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस और फिर कॉर्टेक्स के बीच ऑपरेट करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को कॉर्टिको बेसल गैंग्लिया थैलेमो कॉर्टिकल लूप कहा जाता है। बेसल गैंग्लिया का आउटपुट डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं जाता, पहले थैलेमस को मॉड्यूलेट करता है और फिर मोटर कॉर्टेक्स पर एक्ट करता है। बेसल गैंग्लिया के दो मेजर फंक्शनल पाथवेज होते हैं, डायरेक्ट पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे। इन दोनों पाथवेज का बैलेंस नॉर्मल वॉलंटरी मूवमेंट के लिए एसेंशियल होता है। डायरेक्ट पाथवे का मेन फंक्शन होता है मूवमेंट को फैसिलिटेट करना। इस पाथवे की शुरुआत होती है मोटर कॉर्टेक्स से। मोटर कॉर्टेक्स से एक्साइटेटरी ग्लूटामेटर्जिक सिग्नल्स स्ट्राइटम तक पहुंचते हैं। स्ट्राइटम फिर ग्लोबस पैलिडस इंटरनल सेगमेंट को इनहिबिट करता है। नॉर्मली ग्लोबस पैलिडस इंटरनल सेगमेंट थैलेमस को टोनिक इनहिबिशन में रखता है। जब जीपीआई इनहिबिट होता है तो थैलेमस डिसइनहिबिटेड हो जाता है। डिसइनहिबिटेड थैलेमस मोटर कॉर्टेक्स को एक्साइट करता है। इसका फाइनल रिजल्ट होता है मूवमेंट इनिशिएशन और मूवमेंट एग्जीक्यूशन। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट पाथवे की। इनडायरेक्ट पाथवे का रोल होता है अनवांटेड मूवमेंट्स को सप्रेस करना। इस पाथवे में भी सिग्नल कॉर्टेक्स से स्ट्राइटम तक आता है। स्ट्राइटम ग्लोबस पैलिडस के एक्सटर्नल सेगमेंट को इनहिबिट करता है। नॉर्मली जीपीई सब थैलेमिक न्यूक्लियस को इनहिबिट करता है। जब जीपीई इनहिबिट हो जाता है तो सब थैलेमिक न्यूक्लियस एक्टिवेट हो जाता है। सब थैलेमिक न्यूक्लियस ग्लोबस पैलिडस इंटरनल सेगमेंट को एक्साइट करता है। एक्साइटेड जीपीआई थैलेमस को स्ट्रांगली इनहिबिट करता है। इसका रिजल्ट होता है मूवमेंट सप्रेशन। अब समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डोपामीन का रोल। डोपामीन रिलीज होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा से। ये डोपामीन स्ट्राइटम के दो रिसेप्टर्स पर एक्ट करता है। D1 रिसेप्टर्स डायरेक्ट पाथवे, D2 रिसेप्टर्स इनडायरेक्ट पाथवे। D1 रिसेप्टर एक्टिवेशन डायरेक्ट पाथवे को स्ट्रेंथन करता है। D2 रिसेप्टर एक्टिवेशन इनडायरेक्ट पाथवे को सप्रेस करता है। इस तरह डोपामीन का नेट इफेक्ट होता है मूवमेंट फैसिलिटेशन और मूवमेंट स्मूथनेस। अगर डोपामीन का लेवल कम हो जाए तो डायरेक्ट पाथवे अंडर एक्टिव हो जाता है और इनडायरेक्ट पाथवे ओवर एक्टिव हो जाता है। इस इम्बैलेंस का रिजल्ट होता है स्लो मूवमेंट, रिजिडिटी और डिफिकल्टी इन मूवमेंट इनिशिएशन। बेसल गैंग्लिया सर्किट्स का ये फाइन बैलेंस नॉर्मल वॉलंटरी मूवमेंट के लिए एसेंशियल होता है। बेसल गैंग्लिया के फंक्शंस को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि ये स्ट्रक्चर्स मूवमेंट क्रिएट नहीं करते, बल्कि मूवमेंट को कंट्रोल और रिफाइन करते हैं। बेसल गैंग्लिया का प्राइमरी फंक्शन होता है वॉलंटरी मूवमेंट्स का रेगुलेशन।
ये सिस्टम डिसाइड करता है कौन सा मूवमेंट स्टार्ट करना है, कौन सा मूवमेंट स्टॉप करना है और कौन सा मूवमेंट सप्रेस करना है। बेसल गैंग्लिया अनवांटेड और अननेसेसरी मूवमेंट्स को इनहिबिट करता है ताकि सिर्फ पर्पसफुल मूवमेंट ही एग्जीक्यूट हो। इसी वजह से नॉर्मल मूवमेंट स्मूथ, प्रिसाइज और एनर्जी एफिशिएंट होता है। बेसल गैंग्लिया का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है मसल टोन का रेगुलेशन। ये पॉस्चर मेंटेन करने में मदद करता है और रेस्टिंग मसल टोन को स्टेबल रखता है। इस सिस्टम के डिसफंक्शन से रिजिडिटी या हाइपोटोनिया डेवलप हो सकती है। बेसल गैंग्लिया मूवमेंट इनिशिएशन और मूवमेंट स्केलिंग में भी रोल प्ले करता है। इसका मतलब है मूवमेंट का स्पीड, फोर्स और एम्पलीट्यूड यहीं से मॉड्यूलेट होता है। इसी वजह से बेसल गैंग्लिया डिसऑर्डर्स में मूवमेंट स्लो हो जाता है या फिर एक्सेसिवली एग्जैजरेटेड हो जाता है। मोटर फंक्शंस के अलावा बेसल गैंग्लिया बिहेवियरल और कॉग्निटिव फंक्शंस में भी इन्वॉल्व होते हैं। मोटिवेशन, हैबिट फॉर्मेशन और प्रोसीजरल लर्निंग बेसल गैंग्लिया सर्किट से लिंक्ड होते हैं। इसीलिए ये सिर्फ मोटर सिस्टम का पार्ट नहीं, बल्कि बिहेवियरल कंट्रोल का भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ बेसल गैंग्लिया की। बेसल गैंग्लिया का ब्लड सप्लाई ज़्यादातर डीप पेनिट्रेटिंग आर्टरीज से होता है, जो सर्कल ऑफ विलिस से ओरिजिनेट करती हैं। ये आर्टरीज स्मॉल होती हैं लेकिन फंक्शनली बहुत क्रिटिकल होती हैं। कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटमिन ज़्यादातर सप्लाई होते हैं लेंटिकुलोस्ट्रिएट आर्टरीज से। ये लेंटिकुलोस्ट्रिएट आर्टरीज मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं। इन आर्टरीज का डैमेज बेसल गैंग्लिया इन्फार्क्ट्स का कॉमन कॉज होता है। ग्लोबस पैलिडस और इंटरनल कैप्सूल का कुछ पार्ट सप्लाई होता है एंटीरियर कोरॉइडल आर्टरी से। एंटीरियर कोरॉइडल आर्टरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है। इस आर्टरी के लीजन से सिवियर मोटर डेफिसिट्स डेवलप हो सकते हैं। सबथैलेमिक न्यूक्लियस सप्लाई होता है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की ब्रांचेस से। इस न्यूक्लियस के इन्फाक्शन से हेमीबैलिज्मस जैसे सिवियर मूवमेंट डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं। बेसल गैंग्लिया की ब्लड सप्लाई ज़्यादातर एंड आर्टीरियल नेचर की होती है। इसीलिए यहाँ के वैस्कुलर लीजन्स स्मॉल होने के बावजूद क्लिनिकली बहुत ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन देते हैं। जब बेसल गैंग्लिया के नॉर्मल फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं तो मूवमेंट डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं। ये डिसऑर्डर्स असल में बेसल गैंग्लिया सर्किट्स के इम्बैलेंस का रिजल्ट होते हैं। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेसल गैंग्लिया के डिसऑर्डर्स को दो मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर्स और हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर्स। सबसे कॉमन हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर है पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज में डीजनरेशन होता है सब्सटैंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा के न्यूरॉन्स का। इस डीजनरेशन की वजह से डोपामीन का लेवल प्रोग्रेसिवली कम हो जाता है। डोपामीन के लॉस से डायरेक्ट पाथवे वीक हो जाता है और इनडायरेक्ट पाथवे एक्सेसिवली एक्टिव हो जाता है। इस इम्बैलेंस का नेट इफेक्ट होता है थैलेमस पर एक्सेसिव इनहिबिशन और मोटर कॉर्टेक्स की रिड्यूस्ड स्टिमुलेशन। इसीलिए पेशेंट को मूवमेंट इनिशिएट करने में डिफिकल्टी होती है और मूवमेंट्स स्लो हो जाते हैं। पार्किंसंस डिजीज के क्लासिकल फीचर्स होते हैं ब्रेडीकाइनेसिया, मूवमेंट का स्लो हो जाना, रिजिडिटी, इंक्रीज्ड मसल टोन, रेस्टिंग ट्रेमर, यूजुअली हैंड्स में, पॉस्चरल इंस्टेबिलिटी, बैलेंस का लॉस। ये सारे फीचर्स बेसल गैंग्लिया के नॉर्मल मोटर कंट्रोल के लॉस को रिफ्लेक्ट करते हैं। पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में सब्सटैंशिया नाइग्रा के न्यूरॉन्स के अंदर ल्यूवी बॉडीज पाई जाती हैं। ये ल्यूवी बॉडीज अल्फा साइन्यूक्लिन प्रोटीन के एग्रीगेट्स होते हैं जो न्यूरोनल डीजनरेशन का मार्कर होते हैं। अब बात करते हैं हंटिंगटन्स डिजीज की। हंटिंगटन्स डिजीज एक ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इस डिजीज में डीजनरेशन होता है स्ट्राइटम के गैबाअर्जिक न्यूरॉन्स का। सबसे पहले लॉस होता है इनडायरेक्ट पाथवे के न्यूरॉन्स का। इनडायरेक्ट पाथवे के फेलियर से मूवमेंट सप्रेशन का मैकेनिज्म खत्म हो जाता है। इसका रिजल्ट होता है एक्सेसिव इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, जिन्हें कोरिया कहा जाता है। ये मूवमेंट्स इर्रेगुलर, जर्की और डांस लाइक होते हैं। हंटिंगटन्स डिजीज सिर्फ मोटर डिसऑर्डर नहीं होती, इसमें पेशेंट को बिहेवियरल चेंजेस, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस और प्रोग्रेसिव कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी डिमेंशिया भी होता है। इसीलिए हंटिंगटन्स डिजीज मोटर, कॉग्निटिव और साइकियाट्रिक तीनों सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती है। अब बात करते हैं हेमीबैलिस्मस की।
हेमीबैलिस्मस होता है सबथैलेमिक न्यूक्लियस के लीजन की वजह से। सबथैलेमिक न्यूक्लियस नॉर्मली ग्लूबस पैलिडस इंटरनल सेगमेंट को एक्साइट करता है और अनवांटेड मूवमेंट्स को सप्रेस करता है। जब सबथैलेमिक न्यूक्लियस डैमेज हो जाता है तो जीपीआई का इनहिबिटरी कंट्रोल कम हो जाता है। इसका रिजल्ट होता है बॉडी के कॉन्ट्रालैटरल साइड पर वायलेंट फ्लिंगिंग टाइप के मूवमेंट्स। ये कंडीशन ज्यादातर वैस्कुलर लीजन्स जैसे स्ट्रोक के बाद देखी जाती है। अब बात करते हैं डिस्टोनिया की। डिस्टोनिया में मसल्स के सस्टेन्ड इनवॉलंटरी कंट्रैक्शंस होते हैं। इस वजह से एबनॉर्मल पॉस्चर्स और रेपिटेटिव मूवमेंट्स डेवलप होते हैं। ये बेसल गैंग्लिया के इनहिबिटरी कंट्रोल के फेलियर का रिजल्ट होता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर्स में मूवमेंट कम हो जाता है, जैसे पार्किंसंस डिजीज, और हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर्स में मूवमेंट एक्सेसिव हो जाता है, जैसे हंटिंगटन्स डिजीज, कोरिया और हेमीबैलिस्मस। ये सारे डिसऑर्डर्स बेसल गैंग्लिया के नॉर्मल फंक्शन के लॉस और सर्किट इम्बैलेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। लिम्बिक सिस्टम ब्रेन का एक फंक्शनल नेटवर्क होता है जो इमोशन, बिहेवियर, मोटिवेशन और मेमोरी को रेगुलेट करता है। ये सिस्टम सर्वाइवल रिलेटेड रिस्पॉन्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी वजह से इसे इमोशनल ब्रेन भी कहा जाता है। लिम्बिक सिस्टम कोई सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स का एक इंटीग्रेटेड ग्रुप होता है जो आपस में क्लोजली कनेक्टेड रहते हैं। ये सिस्टम सेरेब्रल कॉर्टेक्स, डायएन्सेफेलॉन और ब्रेन स्टेम के बीच फंक्शनल ब्रिज का काम करता है। लिम्बिक सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं हिप्पोकैम्पस, एमिगडेला, सिंगुलेट गायरस, पैराहिप्पोकैम्पल गायरस, मैमिलरी बॉडीज, सेप्टल न्यूक्लियाई और हाइपोथैलेमस। ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलकर इमोशन और मेमोरी के सर्किट्स बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिप्पोकैम्पस की। हिप्पोकैम्पस टेम्पोरल लोब के मीडियल सरफेस पर लोकेटेड होता है और लैटरल वेंट्रिकल के टेम्पोरल हॉर्न के फ्लोर का एक मेजर पार्ट बनाता है। ये स्ट्रक्चर मेमोरी का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट माना जाता है। हिप्पोकैम्पस का मेन फंक्शन होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना। इस प्रोसेस को मेमोरी कंसोलिडेशन कहा जाता है। अगर हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाए तो पेशेंट पुरानी मेमोरीज रिकॉल कर सकता है, लेकिन नई मेमोरीज फॉर्म नहीं कर पाता। इस कंडीशन को एंटेरोग्रेड एमनीजिया कहते हैं। हिप्पोकैम्पस का मेजर आउटपुट पाथवे होता है फॉर्निक्स। फॉर्निक्स हिप्पोकैम्पस को मैमिलरी बॉडीज और सेप्टल न्यूक्लियाई से कनेक्ट करता है। ये पाथवे लिम्बिक सिस्टम के मेमोरी सर्किट्स का एसेंशियल कंपोनेंट होता है। अब बात करते हैं एमिगडेला की। एमिगडेला टेम्पोरल लोब के एंटीरियर पार्ट में लोकेटेड होती है और हिप्पोकैम्पस के आगे पोजीशन में होती है। ये स्ट्रक्चर इमोशन का फियर और एग्रेशन सेंटर होता है। एमिगडेला का काम होता है डेंजर रिकग्निशन, फियर रिस्पॉन्स जनरेशन और इमोशनल मेमोरीज का स्टोरेज। इसीलिए एमिगडेला सर्वाइवल ओरिएंटेड बिहेवियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एमिगडेला के हाइपोथैलेमस और ब्रेन स्टेम के साथ डायरेक्ट कनेक्शंस होते हैं। इसी वजह से इमोशन का तुरंत इफेक्ट हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और स्वेटिंग जैसे ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस पर पड़ता है। अब बात करते हैं सिंगुलेट गायरस की। सिंगुलेट गायरस कॉर्पस कैलोसम के ऊपर लोकेटेड होता है और मीडियल सेरेब्रल हेमिस्फीयर का पार्ट होता है। ये स्ट्रक्चर इमोशन को बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग से कनेक्ट करता है। पेन परसेप्शन के इमोशनल एस्पेक्ट सिंगुलेट गायरस के थ्रू प्रोसेस होते हैं। पैराहिप्पोकैम्पल गायरस हिप्पोकैम्पस को सराउंड करता है और टेम्पोरल लोब के मीडियल सरफेस पर लोकेटेड होता है। ये मेमोरी एनकोडिंग और स्पेशियल ओरिएंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इस रीजन का डैमेज नेविगेशन और मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स कॉज करता है। मैमिलरी बॉडीज हाइपोथैलेमस का पार्ट होती हैं और लिम्बिक सिस्टम का इंपॉर्टेंट रिले स्टेशन होती हैं। ये हिप्पोकैम्पस से आने वाली इंफॉर्मेशन को थैलेमस तक फॉरवर्ड करती हैं। मेमोरी सर्किट्स में मैमिलरी बॉडीज का रोल बहुत सिग्निफिकेंट होता है। सेप्टल न्यूक्लियाई बेसल फोरब्रेन में लोकेटेड होते हैं और लिम्बिक सिस्टम के रिवॉर्ड और प्लेजर मैकेनिज्म से रिलेटेड होते हैं। ये हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस के साथ फंक्शनल कनेक्शंस बनाते हैं। लिम्बिक सिस्टम के स्ट्रक्चर्स आपस में इतने क्लोजली इंटरकनेक्टेड होते हैं कि किसी एक स्ट्रक्चर का डैमेज पूरे इमोशनल और मेमोरी नेटवर्क को इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए लिम्बिक सिस्टम को एक इंटीग्रेटेड फंक्शनल यूनिट माना जाता है।
लिम्बिक सिस्टम के स्ट्रक्चर्स सिर्फ एनाटॉमिकली ही कनेक्टेड नहीं होते, बल्कि ये फंक्शनल सर्किट्स के थ्रू इमोशन और मेमोरी को रेगुलेट करते हैं। इन सर्किट्स का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है पैपेज सर्किट। पैपेज सर्किट इमोशन और मेमोरी प्रोसेसिंग का एक क्लोज्ड न्यूरल लूप होता है। इस सर्किट की शुरुआत होती है हिप्पोकैम्पस से। हिप्पोकैम्पस से इंपल्सेस फॉनिक्स के थ्रू मैमेलरी बॉडीज तक जाते हैं। मैमेलरी बॉडीज से सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं मैमेलोथैलेमिक ट्रैक्ट के थ्रू एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई तक। एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई इमोशन और मेमोरी के रिले सेंटर्स होते हैं। एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई से फाइबर्स प्रोजेक्ट करते हैं सिंगुलेट गायरस तक। सिंगुलेट गायरस इमोशन को कॉन्शियस एक्सपीरियंस और बिहेवियर के साथ इंटीग्रेट करता है। सिंगुलेट गायरस से सिग्नल्स पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस के थ्रू वापस हिप्पोकैम्पस तक पहुंचते हैं। इस तरह पैपेज सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इस सर्किट का डिस्टर्बेंस मेमोरी इंपेयरमेंट और इमोशनल इंस्टेबिलिटी कॉज करता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं लिम्बिक सिस्टम के फंक्शंस की। ये सिस्टम सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि बिहेवियर, इमोशंस और सर्वाइवल का कोर है। सबसे पहले इमोशनल बिहेवियर। लिम्बिक सिस्टम इमोशंस जेनरेट करता है, जैसे फियर, हैप्पीनेस, एंगर, एंजाइटी। ये इमोशंस को प्रोसेस करता है और उनका प्रॉपर रिस्पॉन्स डिसाइड करता है। इसी वजह से हम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर पाते हैं। अब आते हैं मोटिवेशन और ड्राइव पर। लिम्बिक सिस्टम रिवॉर्ड और रीइंफोर्समेंट को कंट्रोल करता है। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसके लिए रिपीट करने का अर्ज यहीं से आता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, डिजायर, एम्बिशन, ये सब इसी सिस्टम से ड्रिवन होते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी स्टोरेज। लिम्बिक सिस्टम मेमोरीज को कंसोलिडेट करता है, स्पेशली इमोशनल मेमोरीज को स्ट्रांग बनाता है। इसीलिए इमोशनल इवेंट्स हमें ज्यादा क्लियरली याद रहते हैं। हिप्पोकैम्पस यहाँ मेजर रोल प्ले करता है। अब सेक्सुअल बिहेवियर। लिम्बिक सिस्टम रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को रेगुलेट करता है। सेक्सुअल ड्राइव, अराउजल और रिलेटेड रिस्पॉन्सेज यहीं से कंट्रोल्ड होते हैं। ये फंक्शन सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आता है ऑटोनॉमिक इंटीग्रेशन। लिम्बिक सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करता है। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्वेटिंग, विसरल रिस्पॉन्सेज, इमोशंस के साथ बॉडी का ऑटोमैटिक रिस्पॉन्स यहीं से आता है। अब थोड़ा इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम समझते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू लिम्बिक सिस्टम पिट्यूटरी ग्लैंड को इन्फ्लुएंस करता है। हार्मोनल बैलेंस, इमोशंस और बिहेवियर को अफेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ मिलकर ब्रीदिंग पैटर्न्स को रेगुलेट करता है, जैसे फियर या एंजाइटी में ब्रीदिंग का फास्ट हो जाना। और फीडिंग बिहेवियर, हंगर और सेटाइटी सिग्नल्स भी लिम्बिक सिस्टम से लिंक्ड होते हैं। इसीलिए इमोशंस का डायरेक्ट इफेक्ट एपेटाइट पर पड़ता है। तो ओवरऑल देखें तो लिम्बिक सिस्टम इमोशंस, मोटिवेशन, मेमोरी, बिहेवियर और बॉडी रिस्पॉन्सेस को एक साथ इंटीग्रेट करता है। ये सिस्टम ह्यूमन बिहेवियर का इमोशनल ब्रेन है। लिम्बिक सिस्टम का हाइपोथैलेमस के साथ बहुत क्लोज फंक्शनल रिलेशनशिप होता है। हाइपोथैलेमस इमोशन को ऑटोनॉमिक और एंडोक्राइन रिस्पॉन्सेज में कन्वर्ट करता है। इसीलिए इमोशनल स्टेट का डायरेक्ट इफेक्ट हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्वेटिंग, डाइजेशन और हार्मोनल सिक्रीशन पर पड़ता है। जैसे फियर के दौरान हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये रिस्पॉन्सेज लिम्बिक हाइपोथैलेमिक कनेक्शंस के थ्रू होते हैं। लिम्बिक सिस्टम का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मोटिवेशन और बिहेवियर रेगुलेशन। हंगर, थर्स्ट, सेक्सुअल बिहेवियर और रिवॉर्ड मैकेनिज्म्स लिम्बिक सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। इसीलिए ये सिस्टम सर्वाइवल ओरिएंटेड बिहेवियर्स के लिए एसेंशियल होता है। अच्छा, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्लिनिकली रेलेवेंट टॉपिक पर आते हैं, लिम्बिक सिस्टम का ब्लड सप्लाई। लिम्बिक सिस्टम इमोशनल ब्रेन है और इसलिए इसका ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होना डायरेक्टली मेमोरी, इमोशंस और बिहेवियर को अफेक्ट करता है। सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी यानी ACA की। ACA मेनली लिम्बिक सिस्टम के एंटीरियर पार्ट्स को सप्लाई करती है, जैसे एंटीरियर सिंगुलेट जाइरस और सेप्टल न्यूक्लियाई। ये रीजन्स इमोशंस, मोटिवेशन और बिहेवियर रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
इसीलिए ACA इन्फार्क्ट में पर्सनैलिटी चेंजेस, लैक ऑफ मोटिवेशन और इमोशनल डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। अब आते हैं पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी यानी PCA पर। PCA लिम्बिक सिस्टम के पोस्टीरियर और मीडियल स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती है, जैसे पोस्टीरियर सिंगुलेट जाइरस, पैराहाइपोकैम्पल जाइरस और हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस मेमोरी फॉर्मेशन का मेन सेंटर है, तो PCA स्ट्रोक के केसेस में मेमोरी लॉस, स्पेशली रीसेंट मेमोरी लॉस, कॉमन होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टरी, एंटीरियर कोरॉइडल आर्टरी। ये आर्टरी छोटी लगती है, लेकिन डैमेज होने पर इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। एंटीरियर कोरॉइडल आर्टरी सप्लाई करती है एमिगडाला, हिपोकैम्पस और फॉर्निक्स जैसे डीप लिम्बिक स्ट्रक्चर्स। एमिगडाला इमोशंस और फियर रिस्पॉन्स का सेंटर है, हिपोकैम्पस मेमोरी के लिए एसेंशियल है और फॉर्निक्स मेमोरी पाथवेज का मेजर फाइबर ट्रैक्ट है। इस आर्टरी का लीजन होने पर इमोशनल इंस्टेबिलिटी, मेमोरी इंपेयरमेंट और बिहेवियरल चेंजेस एक साथ देखने को मिलते हैं। इमेज में आप देख रहे हो पोस्टीरियर कोरॉइडल आर्टरीज, सिस्टर्नल और वेंट्रिकुलर सेगमेंट्स, ये सब डीप लिम्बिक और वेंट्रिकुलर रीजन के पास कोर्स करती हैं। इसी वजह से लिम्बिक सिस्टम का वैस्कुलर एनाटॉमी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ओवरऑल समझें तो लिम्बिक सिस्टम का ब्लड सप्लाई मेनली ACA, PCA और एंटीरियर कोरॉइडल आर्टरी से आता है, और इनमें से किसी भी वेसल का कॉम्प्रोमाइज होने पर पेशेंट के इमोशंस, मेमोरी और बिहेवियर डायरेक्टली इंपैक्ट हो जाते हैं। इसलिए क्लिनिकली लिम्बिक सिस्टम के वैस्कुलर लीजन्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं क्लिनिकल कोरिलेशंस की। सबसे पहले क्लूवर-ब्यूसी सिंड्रोम। ये सिंड्रोम बायलैटरल टेम्पोरल लोब लीजन्स की वजह से होता है, जिसमें अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस डैमेज होते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट में फियर रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, हाइपर सेक्सुअलिटी डेवलप होती है और बिहेवियर एक्सेसिवली डोसाइल हो जाता है। पेशेंट हर चीज को माउथ से एक्सप्लोर करने लगता है, जिसे हाइपर ओरैलिटी कहते हैं। अब बात करते हैं टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी की। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में लिम्बिक स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें पेशेंट को इमोशनल ऑरा मिल सकता है, जैसे फियर, एंग्जाइटी या डेजावू फीलिंग। ऑटोनॉमिक सिम्टम्स जैसे पैल्पिटेशंस, स्वेटिंग और एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट भी कॉमन होते हैं। लिम्बिक सिस्टम डिसफंक्शन कई साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स का एनाटॉमिकल बेस होता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और मूड डिसऑर्डर्स लिम्बिक सिस्टम इम्बैलेंस से रिलेटेड होते हैं। इसीलिए लिम्बिक सिस्टम सिर्फ एनाटॉमी का टॉपिक नहीं, बल्कि न्यूरोसाइकाइट्री का भी फाउंडेशन माना जाता है। जो अनाटमी हमने अभी पढ़ी है, उसका रियल लाइफ इंपॉर्टेंस पैथोलॉजी में समझ आता है। सबसे पहले पार्किंसंस डिजीज। इसमें सब्सटैंशिया नाइग्रा के न्यूरॉन्स डीजेनरेट हो जाते हैं, डोपामीन कम हो जाता है और रिजल्ट होता है ट्रेमर, रिजिडिटी, स्लो मूवमेंट। ये बेसल गैंग्लिया का क्लासिक डिसऑर्डर है। अब हंटिंगटन्स डिजीज, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कोरिया मूवमेंट्स आते हैं और धीरे धीरे कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है। बेसल गैंग्लिया के कॉर्डेट न्यूक्लियस का डीजेनरेशन यहां की रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है लिम्बिक एन्सेफेलाइटिस। ये ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन होती है लिम्बिक सिस्टम की। मेमोरी लॉस, बिहेवियरल चेंज और सीजर्स कॉमन होते हैं। स्पेशली हिपोकैम्पस और अमिगडाला इन्वॉल्व्ड होते हैं। अब अल्जाइमर्स डिजीज। इसमें एमिलॉइड प्लाक्स और न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स बनते हैं। लिम्बिक सिस्टम स्पेशली हिप्पोकैम्पस सबसे पहले अफेक्ट होता है। इसीलिए अर्ली सिम्टम होता है मेमोरी लॉस, जो धीरे धीरे डिमेंशिया में कन्वर्ट हो जाता है। और एपिलेप्सी सिंड्रोम्स। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में लिम्बिक स्ट्रक्चर्स फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व्ड होते हैं। अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इमोशंस, मेमोरी और कॉन्शियसनेस को डिस्टर्ब करती है। अच्छा, अब एक क्लियर कंपैरिजन समझते हैं बेसल गैंग्लिया और लिम्बिक सिस्टम के बीच। बेसल गैंग्लिया का मेन काम होता है मूवमेंट कंट्रोल, मूवमेंट को इनिशिएट करना, मॉड्यूलेट करना और स्मूथ बनाना। इसके की कंपोनेंट्स होते हैं कॉर्डेट, प्यूटामेन, ग्लोबस पैलिडस, सबथैलेमिक न्यूक्लियस और सब्सटैंशिया नाइग्रा। और यहां डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवेज मूवमेंट को फैसिलिटेट या इनहिबिट करते हैं। लिम्बिक सिस्टम का रोल बिल्कुल अलग है। ये इमोशन और मेमोरी सिस्टम है।
फीलिंग्स, बिहेवियर और मेमोरी फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। हिपोकैम्पस, अमिगडला, सिंगुलेट जाइरस, पैराहिपोकैम्पल जाइरस और मैमेलरी बॉडीज इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं और पापेज सर्किट इमोशनल मेमोरी के लिए काम करता है। दोनों सिस्टम्स के डिसऑर्डर्स भी डिफरेंट होते हैं। बेसल गैंग्लिया में पार्किंसंस, हंटिंगटन्स, हेमीबिलिस्मस और डिस्टोनिया, और लिम्बिक सिस्टम में क्लूवर-ब्यूसी सिंड्रोम, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, मेमोरी डिसऑर्डर्स और इमोशनल इंस्टेबिलिटी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, दोनों सिस्टम्स कॉर्टेक्स और थैलेमस के साथ इंटरैक्ट करते हैं और इंटीग्रेटेड नेटवर्क्स बनाते हैं जो नॉर्मल ह्यूमन फंक्शन के लिए एसेंशियल होते हैं। अब फाइनल समरी। बेसल गैंग्लिया और लिम्बिक सिस्टम दोनों डीप ग्रे मैटर सिस्टम्स हैं, एवोल्यूशनरली एंशिएंट और हाईली कंजर्व्ड। ये सिस्टम्स बिहेवियर, मूवमेंट और सर्वाइवल के लिए एसेंशियल हैं। लर्निंग, अडैप्टेशन, मेमोरी और सोशल इंटरैक्शन को पॉसिबल बनाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब इन सिस्टम्स का फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो डिजीज डेवलप होती है, मूवमेंट डिसऑर्डर से लेकर डिमेंशिया तक। इसलिए क्लिनिकली इन सिस्टम्स की एनाटॉमी समझना डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और रिसर्च के लिए बहुत जरूरी है। न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और साइकाइट्री का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यहीं से बनता है। अच्छा, यहां पर हम बेसल गैंग्लिया एंड लिम्बिक सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। हमने देखा बेसल गैंग्लिया का स्ट्रक्चर, सर्किट्स, फंक्शंस और मूवमेंट डिसऑर्डर्स, और लिम्बिक सिस्टम के स्ट्रक्चर्स, सर्किट्स और क्लिनिकल कोरिलेशंस। ये टॉपिक न्यूरो एनाटॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है, स्पेशली मूवमेंट डिसऑर्डर्स और न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशंस को समझने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेडिकल एजुकेशन हब को। नेक्स्ट वीडियो में हम वेंट्रिकुलर सिस्टम और सीएसएफ सर्कुलेशन को डिटेल में समझेंगे। ब्रेन के वेंट्रिकल्स का अरेंजमेंट, सीएसएफ का फॉर्मेशन और सर्कुलेशन और हाइड्रोसेफेलस जैसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।